सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी अंबेडकर संदेश लेकर। आज के अंबेडकर संदेश में खास बात, खास भाषण बाबा साहब का हम लेकर उपस्थित हुए हैं, जो बाबा साहब ने 21 अप्रैल 1954 को दिया था नागपुर में। नागपुर का ये भाषण बेहद क्रांतिकारी है और काफ़ी लंबा भाषण है, इसलिए हम इसको दो भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज पहला भाग है जिसका विषय हम आपको बता देते हैं। हमारा देश दो हिस्सों में बटा है, एक ऊंचे लोगों का, दूसरा छोटे लोगों का। इसी विषय को लेकर आज प्रथम भाग हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज के अंबेडकर संदेश को प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। विषय पहले ही हमने आपको बता दिया है। आज का अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 331 से 333 तक। भंडारा संसद के उपचुनाव में खड़े हुए चारों उम्मीदवारों का चुनाव अब चरम पर पहुंच गया था। सामान्य साथियों, ये भंडारा संसद का जो उपचुनाव है, इसमें बाबा साहब भी एक कैंडिडेट के रूप में स्वयं खड़े हैं और इसी बारे में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं वो हम आपको बताएंगे। विषय बहुत क्रांतिकारी है जो हमने आपको बता दिया है। दिनांक 21 अप्रैल 1954 को नागपुर से भंडारा चुनाव प्रचार के लिए आए। शाम को उनकी सार्वजनिक सभा हुई। 20-25 कोस से बाबा साहब के दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए। शाम 7 बजे डॉक्टर बाबा साहब नए तालाब के पास विशाल मैदान में आए। इस मैदान में बड़ा शामियाना लगाया गया था। दूर दूर से लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्वागत के लिए बहुत ही उत्सुक थे। बाबा साहब के सभा स्थल पर आते ही इन नारों से वातावरण गूंजने लगा। बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब कौन हैं, हमारे राजा हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भजन से हुई। भजनों का कार्यक्रम चल ही रहा था, तभी साथ में कई संस्थाओं और व्यक्तियों की तरफ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्पमालाएं अर्पण किए गए। डॉक्टर बाबा साहब के साथ माई साहब आयुष्मान काम्बले, उप सचिव आयुष्मान राजभोज, दादा साहब गायकवाड़ आदि लोग मंच पर उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष आयुष्मान दशरथ पाटिल, आयुष्मान नेनाबे वकील, आयुष्मान भाव साहब दलाल, आयुष्मान कुम्हारे, आयुष्मान आबले, खोबरा डे आदि लोग मंच पर उपस्थित थे। इसके बाद बाबा साहब का यहाँ पर बहुत शानदार स्पीच होता है। अब हम सीधे बाबा साहब के स्पीच को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सम्मानित साथियों, इससे पहले कि हम बाबा साहब का स्पीच आपके समक्ष रखें, हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आप अंबेडकर संदेश को सुन रहे हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले नागपुर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हम आपको बता दें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब का राजनीतिक दल था और इसका चुनाव चिन्ह हाथी था। के अध्यक्ष खोबरा गड्ढे ने शुरुआती परिचयात्मक भाषण से उपचुनावों की भूमिका संक्षेप में स्पष्ट की। उनके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और एक बार फिर उपस्थित 2 लाख से अधिक जन समुदाय ने उनकी जयकार की। उन्होंने करीब 1.5 घंटे भाषण दिया। भाषण में क्या कुछ कहा अब हम आपके समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि जिन 2 लोगों को संसद में भेजना है उनमें से एक मैं हूँ। मैं उम्मीदवार बनकर खड़ा हूँ। मुझे चुनावों में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पहले ही ऊपर की लोकसभा अर्थात राज्यसभा का सदस्य हूँ। खेद की बात यह है कि मैंने देखा है कि इस उच्च सभा यानी राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं होता। केंद्र सरकार की लोकसभा की बैठकें बारंबार लेकर उससे लोकहित का कामकाज करवाने की इच्छा नहीं है। इसीलिए आखिर मैंने संसदीय चुनावों में खड़े होने का निर्णय लिया है। 2 जगहों के लिए 4 उम्मीदवार खड़े होने के कारण स्पष्ट है कि चुनावों में कांटे की टक्कर होने वाली है। अपना वोट किसे देना चाहिए इस बारे में निश्चित तौर पर बताने के लिए मैंने यह दौरा शुरू किया है। सेहत के कारण हर जगह जाना मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए गिने चुने स्थानों पर ही जाकर मैं अपना चुनाव प्रचार करने वाला हूँ। किन्हीं कारणों से आज जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं हैं उन तक हमारी ये बात आप पहुँचाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। संसद के 500 में से 400 सदस्य कांग्रेस के हैं
ध्यान दीजिए सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि संसद के 500 में से 400 सदस्य कांग्रेस के हैं। ऐसी स्थितियों के बावजूद हर एक चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा होता है, तब उसका विरोध करना प्रजातंत्र के लिए लज्जास्पद है। वे चुनाव लड़ते हैं मारवाड़ियों के पैसों के बल पर। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं, उनका उद्देश्य क्या है? कांग्रेस वाले बताते हैं कि नेहरू के हाथ मजबूत करने के लिए इन्हें जिताकर संसद में भेजिए, लेकिन क्या नेहरू इस प्रकार का समर्थन पाने के हकदार हैं? इस बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। आज़ादी के बाद 7 सालों की मियाद मिली। इतने समय में कर्तव्य परायण पुरुष आसमान धरती पर ला सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी की मांग क्यों की? अंग्रेज़ों के राज में जो अनेक समस्याएं पैदा हुई थीं, उन्हें हम हल करेंगे, ऐसा तब इन नेताओं का कहना था। आज का प्रमुख मुद्दा विषमता का है, लेकिन इस बारे में कोई बोलता तक नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमारा देश 2 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा ऊंचे लोगों का है और दूसरा छोटे लोगों का। सभी मंत्री उच्च वर्ग के हैं। एकाध अपवाद हो सकते हैं। आम लोगों को आज़ादी का रत्ती भर फायदा नहीं मिला है। पिछले साल एक सभा का उद्घाटन करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि मेरी नज़र में अस्पृश्यता सामाजिक समस्या है ही नहीं। वे मजदूर हैं और अन्य मजदूरों के साथ उनकी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। लोक लाज की खातिर ही सही, गांधी जी कहा करते थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का कलंक है और उसे धोना पड़ेगा। यह इतना तक नहीं कहते, यानी कि नेहरू इतना तक नहीं कहते। सर्वोदय मुझे ढोंग लगता है। एक आदमी कैसे सर्वोदय ला सकता है, समझ में नहीं आता। व्यवहार में मातस्य न्याय है, सबका हित देखना होगा। उनके इस कथन पर क्या आप भरोसा कर सकते हैं? सर्वोदय के साथ मुझे विश्वामित्र की याद आती है। ब्रह्मदेव के साथ होड़ लगाकर प्रतिसृष्टि का निर्माण किया। उसका वर्णन करते हुए मुक्तेश्वर ने कहा कि विश्वामित्र की दुनिया में जन्मजात एक दूसरे के दुश्मन नेवला और सांप प्रेम से क्रीड़ा कर रहे थे। चूहे बिल्ली का दूध पी रहे थे और सिंह और हाथी प्रेम से साथ रह रहे थे। वास्तव में ऐसा कभी संभव नहीं होता। लेकिन कवि मुक्तेश्वर आगे बताते हैं कि ये सब कपट जाल था। सर्वोदय मजदूरों के साथ अमीरों का हित देखने वाला होगा, उन्हें प्रेम के साथ इकट्ठा बसाने वाला होगा, तो कहना पड़ेगा कि ये तो कपट जाल है। घूसखोरी क्यों होती है? तो इसके पीछे वजह यह है कि जवाहरलाल नेहरू में कोई दम नहीं है। खुद नेहरू ईमानदार हैं। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद ईमानदार हैं। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन उनका एक ही दोष है कि वे अगर किसी को एक बार दोस्त मान लेते हैं तो हमेशा के लिए शरण दे देते हैं। मेनन का जीप मामला तो मशहूर ही है। मंत्रिमंडल में मैं जब था तब मैंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हर जगह आप वकीलों की नियुक्ति क्यों करते हैं? हर साल इन दूतावासों पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि अमेरिका और कनाडा की सरकारों ने मांग की है कि अपने वकीलों को वापस बुला लो। तुर्किस्तान के वकील ने अनाज की खरीदारी में घपला किया। विदेशों में जिन लोगों ने अपना और अपने देश का नाम बदनाम किया, उन्हें वापस लौटने पर यहाँ क्या सज़ा मिलती है? ऐसे एक आदमी को उसके भारत लौटने पर अपराधी ठहराया गया और फिर दूसरे देश में वकील बनाकर भेजा गया। जवाहरलाल नेहरू लोगों को परख नहीं सकते। अपने पसंदीदा लोग और देश के हित में क्या कोई फ़र्क नहीं है? लेकिन जवाहरलाल नेहरू की समझ में यह फ़र्क नहीं आता। क्या ऐसे आदमी का हमें समर्थन करना चाहिए? 300 साल पहले पंडित जी के पूर्वज भारत में आए, लेकिन आज भी उन्हें लगता है कि हम पहले कश्मीरी हैं और फिर भारतीय हैं। सामान्य साथियों, आगे क्या कुछ बाबा साहब इस अम्बेडकर संदेश इस भाषण में कहते हैं, जो भाषण 21 अप्रैल 1954 को बाबा साहब ने दिया था, हम अगले अम्बेडकर संदेश में इसके दूसरे भाग में आपको बताएंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को समाप्ति करने से पहले हम जरूर आपसे एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न ये है कि संसद में उस समय यानी कि 1954 में 500 में से कितने सदस्य कांग्रेस के थे? बाबा साहब किस संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव लड़ रहे थे, ये भी आप बता सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का जवाब बहुत आसान है। दोनों प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन जो आपको आसान लगे उस प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज का अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताना चाहेंगे, बाबा
आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।